नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां पर यजदान बिल्डर पर एलजीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। अवैध 6 मंजिला अवैध अपार्टमेंट के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। नजुल की जमीन पर 6 मंजिला अपार्टमेंट बना हुआ था। प्राग नारायण रोड पर नक्शे के विपरीत ये निर्माण किया गया है, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। तो आपको बता दें कि लखनऊ में यजदान बिल्डर पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध 6 मंजिला अपार्टमेंट के खिलाफ ये कार्रवाई। नजूल की जमीन पर 6 मंजिला अपार्टमेंट ये बना था। प्राग नारायण रोड पर नक्शे के विपरीत इसका निर्माण किया गया है, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यजदान बिल्डर पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? देखिए, एलजीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है यजदान बिल्डर के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कार्रवाई करने के लिए एलडीए ने अब कमर कसी है। अगर 8 साल पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी थे, चाहे अधिशासी अभियंता हो, अवर अभियंता हो, जेई हो, अगर उनके कानों पर जूं उस समय रेंगी होती तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है रिहायशी इलाके में बनकर तैयार नहीं होती, जो मानकों के विपरीत बनकर खड़ी है। हैरानी वाली बात यह है कि 36 जो है फ्लैट वो बेच दिए गए हैं। करोड़ों रुपए लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाकर जो उसमें फ्लैट खरीदा था वो रोड पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं जो 36 बायर्स हैं वो मंडलायुक्त रोशन जैकब के कार्यालय पहुंचे, जहां पर वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने गाड़ी कमाई का पैसा लगाकर जो है फ्लैट खरीदा था, सोचा था कि हजरतगंज जैसे इलाके में रहेंगे, लेकिन अब जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की भी उतनी ही लापरवाही है जितनी लापरवाही याजदान बिल्डर की रही है, जिसने मानक के विपरीत इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी। कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर भी उतनी ही बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जितनी बड़ी याजदान बिल्डर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं अगर हम पूरी इमारत को देखें तो 6 मंजिला ये इमारत बनाकर तैयार की गई है, जिसको ध्वस्तीकरण में करीब 2 सप्ताह का समय लगेगा और लाखों रुपए खर्चा किया जाएगा जब उसको ध्वस्त किया जाएगा। तो ये बड़े पैमाने पर सरकार के पैसे का भी नुकसान है। दूसरी ओर उन बायर्स का क्या होगा जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर जो है फ्लैट खरीदे थे। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या याजदान बिल्डर से लखनऊ विकास प्राधिकरण उन लोगों के पैसे वसूल कर उनको वापस कराने की कार्रवाई करेगा जिन्होंने पैसा लगाकर उसमें फ्लैट खरीदा था? कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की सराहना चारों ओर हो रही कि मानकों के विपरीत बनाई गई जो बिल्डिंग है याजदान बिल्डर की, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन 8 सालों का समय लगा है इस बिल्डिंग को बनाने में। आलीशान बिल्डिंग थी और 8 सालों तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के वो आला अधिकारी क्या करते रहे जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई थी कि रिहायशी इलाके में या फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा के अंदर कहीं पर मानकों के विपरीत कोई निर्माण कार्य ना होने पाए। लेकिन इतना बड़ा मानकों के विपरीत निर्माण कार्य होता है और किसी भी अधिकारी को ये कानो कान खबर नहीं होती है। हैरानी वाली बात यह है कि तमाम अधिकारियों ने याजदान बिल्डर से अपनी जेबें गरम की, उसके बाद ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कहीं पर भी मानकों के विपरीत अगर कोई बिल्डिंगें बनी है तो उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, तो अब उसके बाद जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी जागे हैं और ये कार्रवाई करने निकले हैं और साफ तौर पर ढिंढोरा भी पीटते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं पर भी अगर इस तरीके की बिल्डिंगें बनी है तो उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण ये बताएगा कि उन अधिकारियों के ऊपर क्या कौन सी कार्रवाई होगी जिनके समय काल में जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और बिल्डिंग बनकर तैयार उसके बाद तमाम फ्लैट बेच दिए गए। 36 बायर्स हैं जो लखनऊ और आसपास के अलग अलग जिलों से आकर उन्होंने अपने जो है सपनों का आशियाना खरीदा था, लेकिन अब वो आशियाना ध्वस्तीकरण की कगार पर है। तो कहीं ना कहीं उन जो बायर्स थे उनका क्या होगा, उनके पैसे का क्या होगा? और याजदान बिल्डर को देखा जाए तो याजदान बिल्डर का इसमें कहीं पर कोई नुकसान नजर नहीं आता, क्योंकि उसने जितने भी फ्लैट बनाए थे वो सारे के सारे बेच दिए गए। तो ऐसे में नुकसान उन लोगों का है जिन्होंने वहां पर फ्लैट खरीदे थे। तो सवाल ये उठता है, क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण या शासन प्रशासन में बैठे आला अधिकारी उन लोगों का पैसा वापस कराएंगे? रिकवरी की कार्रवाई होगी याजदान बिल्डर से? नीलेश, आपके पास वापस आते हैं। इसी बीच हम रुक करते हैं गोरखपुर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। बांसगांव से माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी,
मान्य विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री डॉक्टर विमलेश पासवान जी, प्रदीप शुक्ला जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, आज के इस रवि गोष्ठी में वर्चुअली जुड़े हुए सभी जनपदों के जिलाधिकारीगण, सभी कृषि और उससे जुड़े हुए विभागों के अधिकारीगण, अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आपने रवि गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों के महत्वपूर्ण सुझावों और अनुभवों को सुना होगा। आप में से बहुत सारे किसान अपने इस अनुभव से स्वयं भी जानकारी रखते होंगे और उसको साझा करते होंगे। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति यह है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, इसको इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। जो यहां पर प्रारंभ में कहा भी गया कि समय पे बीज बोना, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, तकनीक का उपयोग करते हुए अगर हम अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कम लागत में उत्पादकता को बढ़ाने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एक अभियान उसी श्रेणी का हिस्सा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 कमिश्नरी से जुड़े हुए गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन कमिश्नरी के प्रगतिशील किसानों को यहां पर बुला करके इस रवि गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रवि की फसल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उसमें मुख्य फसल गेहूं की, हम सब जानते हैं कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उससे जुड़े हुए अन्य फसलों को भी अगर हम लें तो उत्तर प्रदेश की उसमें एक बड़ी भूमिका है, लेकिन समय पे बीज, समय पर खाद, समय पे पानी, समय पे तकनीक, हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि वैज्ञानिकों के साथ उनको जोड़ना, ये सभी चीजें अगर एक साथ हो जाएं और सरकार ने जो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई हैं, आप देख रहे होंगे पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ने का कार्य हुआ। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अकेले उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर 21 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की और जिन कमिश्नरी से जुड़े हुए ये मंडलीय रवि गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से इसमें देवीपाटन, बस्ती और गोरखपुर कमिश्नरी के जनपद 9 जनपद इससे जुड़े हुए हैं।
हर प्रदेश के अंदर हर जनपद में व्यापक पैमाने पर नलकूप स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया है और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत भी सोलर पंप के माध्यम से फ्री में हर किसान अपने खेत में बिना डीजल खर्च के बिजली का कनेक्शन लिए वहां पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था भी पीएम कुसुम योजना के माध्यम से यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में जागरूक हो जाएं, क्योंकि आपने इस बात को देखा होगा कि खेती में तकनीक आज की आवश्यकता है और इसमें दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो हम तकनीक जो हमारे पास परंपरागत रूप से कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से दी जाती है और जिस पर आज दूसरा ध्यान दिया जा रहा है वह है प्राकृतिक खेती के माध्यम से। प्राकृतिक खेती एक प्रकार की जीरो बजट खेती है, गौ आधारित खेती है। हमने देखा है कि उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और उस अच्छे परिणाम को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा हम विगत 2.5 वर्ष से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना में पूरी दुनिया त्रस्त हो गई, पस्त हो गई। अकेले कृषि सेक्टर एक ऐसा था जहां पर जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और अन्नदाता किसानों ने उस विपत्ति के समय भी दुनिया को निराश नहीं होने दिया। लगातार हमारा किसान मेहनत करता रहा। आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि खेती से अन्न पैदा होता रहा तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को फ्री में राशन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कराया। और भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी। एक और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, एमएसपी का लाभ उन्हें देना, एमएसपी को लागत का 1.5 गुना कर देना। जहां इसको इसके साथ जोड़ा गया वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोरोना जैसी महामारी के कारण अगर किसी के रोजगार और नौकरी पर असर पड़ा है तो उसके सामने खाने के लाले न पड़े बल्कि उसको फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो सके, यह भी व्यवस्था दी गई। और 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को हम लोगों ने महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, यही किसी लोक कल्याणकारी सरकार का कार्य होता है। प्रदेश के 119 चीनी मिलों को कोरोना कालखंड में हम लोग चला रहे थे और विगत 5.5 वर्ष के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का केवल गन्ना किसानों के खाते में गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार कराने में सफल रही। हर एक सेक्टर में कुछ नया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता हमें खेती की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज यहां पर इस सेक्टर से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों के द्वारा, अन्य कार्मिकों के द्वारा इस विषय में तमाम जानकारियां मिलने का अवसर प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि जानकारी और अनुभव को साझा करने, आधुनिक अत्याधुनिक जानकारी और तकनीक का उपयोग करते हुए हम लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। जो बात यहां पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कही कि वर्तमान में धान के क्रय केंद्र भी प्रारंभ हुए हैं। चारों कमिश्नरी से जुड़े हुए जिलाधिकारीगण होंगे, मुख्य विकास अधिकारीगण होंगे। मैं उन सबसे भी कहूंगा कि अन्नदाता किसान जितने भी क्रय केंद्र की मांग करे, आसानी से वहां पर क्रय केंद्र उपलब्ध करवाना और उसकी उपज को क्रय करने के साथ ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग हम लोग अब तक 3 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करने में हमें लगभग सफलता प्राप्त हो चुकी है। और प्रदेश के अंदर जितना भी अन्नदाता किसान
धान की फसल को, बाजरा को, मकई को क्रय केंद्रों पर लेके आएगा, उन सब का क्रय सरकार करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में डालने का कार्य करेगी। इसके साथ ही चीनी मिलें भी यहां प्रारंभ होने जा रही है। पिपराइच में नई चीनी मिल खुल चुकी है, मुंडेरवा में नई चीनी मिल ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इस दिशा में और भी नए कार्य हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम जहां परंपरागत खेती को तो आधुनिक तरीके से लागत को कम करने में सफलता प्राप्त होगी ही, हमें बागवानी की ओर जाना पड़ेगा, सब्जी उत्पादन की ओर भी जाना पड़ेगा, सहफसली को भी हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी, जिससे किसान अधिक से अधिक आमदनी अपनी बढ़ा सके। इस रवि गोष्ठी के अवसर पर मैं एक बार फिर से चारों कमिश्नरी से आए हुए सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, कृषि विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज पूरे दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सही अत्याधुनिक जानकारी अन्नदाता किसानों तक उपलब्ध कराने और शासन की सुविधा को भी उन्हें आसानी तक उन तक पहुंचाने की उन सभी प्रकार की जानकारी उन तक देंगे। आप सभी किसान बंधुओं से मेरा अनुरोध होगा कि जो यहां पर पंडाल लगे हुए हैं, इन पंडालों का भी आप जरूर अवलोकन करना। बहुत सारी जानकारियां आपको उससे प्राप्त होंगी, देखने का अवसर मिलेगा, शासन की स्कीम की जानकारी भी आप सबको प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। खेती एक प्रकार की जीरो बजट खेती है। कृषि क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है, तकनीक से खेती पर जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कृषि क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ी है। कोरोना काल में किसान लगातार काम करते रहे। एक किसान ही था जो लगातार अपने खेतों में जा रहा था, क्योंकि अगर आज वो अनाज नहीं उगाएगा तो कल को देश क्या खाएगा। तो ऐसे में किसान कोरोना काल में जब तमाम लोग अपने घरों पर मौजूद थे, उस दौरान भी किसान लगातार अपने खेत पर गया, उसने काम किया, उसने फल सब्जियां उगाई, अनाज उगाया। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में पढ़ने वाले बच्चों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। छात्रों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसे सीवेज लाइनों की सफाई करने के दौरान सफाई कर्मचारी की होने वाली मौत के आंकड़ों पर रोक लग सकती है। छात्रों ने इस डिवाइस को खासतौर पर तैयार किया है। इस डिवाइस का काम है कि अगर कोई भी सीवर लाइन, गटर जैसी जगह की सफाई करने के लिए प्रवेश करेगा तो जहरीली गैस की मात्रा ज्यादा होते ही अलार्म बजाकर सूचना देता है, जिससे सफाई कर्मचारी समय रहते ही गटर और सीवेज लाइन से बाहर आ सकता है, जिससे न सिर्फ वो आदमी अपनी जान बचाएगा, साथ ही साथ सफाई कार्यों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इस डिवाइस को बनाने वाले छात्रों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने। गाजियाबाद में पढ़ने वाले बच्चों ने एक ऐसा यंत्र बनाया है, अगर उस पर गाजियाबाद नगर निगम ध्यान दे तो हो सकता है, जिस तरह से अक्सर देखा जाता है कि सिविल लाइन में जब कर्मचारी पहुंचते हैं तो उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है। इस वक्त में ये सब बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और इनका जो ये प्रोजेक्ट है वो भी यहीं पर है, तो इनसे बातचीत करते हैं और इसको प्रैक्टिकल भी कर देखते हैं कि किस तरह से ये चलता है। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है? सर राष्ट्रीय की। किस तरह से ये काम करता है, पहले ये जानना चाहिए। सर इसका नाम है IoT बेस्ड गैस डिटेक्टर। सर इसका ये काम है कि ये गैस को डिटेक्ट करता है। जो भी लोग सीवेज में जाएंगे, अगर वहाँ पे कोई हार्मफुल गैस प्रेजेंट होगी तो सर ये वहाँ पे गैस को डिटेक्ट करेगा और सर बजर बच जाएगा, जिससे उन्हें पता लग जाएगा कि वहाँ पर हार्मफुल गैस प्रेजेंट है, जिसके कारण वो बच जाएंगे सर वहाँ से बाहर निकल कर। और उन्हें क्या क्या इसमें आपने यूज़ किया? सर इसमें हमने सर 3 सेंसर्स का इस्तेमाल किया है, जो सर अलग अलग गैस को डिटेक्ट करते हैं। सर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सर LPG को भी डिटेक्ट कर लेते हैं सर ये, और सर अल्कोहल को भी। सर ये ऐसे सेंसर्स हैं सर जो गैस को डिटेक्ट करते हैं, और सर ये टेम्परेचर के लिए है सेंसर। सर अगर हम इन पे किसी भी गैस के उसमें लगाएंगे सर कनेक्शन में, तो सर ये गैस को डिटेक्ट करेंगे और सब बजर बच जाएगा। ओके, ठीक है। ये आपने कहा कि ये गैस को डिटेक्ट कर लेंगे और ये तापमान को डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन मैसेज कैसे जाएगा कि ये हार्मफुल हो गया है, ये कैसे जाएगा दूसरे पर? सर हमने इसमें जो सर रेटिंग है, सर एक रेटिंग फिक्स की है सर 400 की है लिमिट।
अगर सर 400 से ppm से इनकी लिमिट ज़्यादा जाती है तो सर ये गैस को डिटेक्ट कर लेंगे, और 400 से ऊपर अगर इनकी लिमिट जाती है सर तो सर बजर बजेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि जो वहाँ पे गैसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। सर हम चाहें तो लैपटॉप पे भी सर उन्हें देख सकते हैं सर ग्राफ के द्वारा। सर इसमें एक जो ग्राफ है सर वो टेम्परेचर को शो कर रहा है, बाकी जो 3 ग्राफ हैं सर वो हमें बताता है कौन सी गैस लीक हो रही है, कितनी लीक हो रही है और सर किस मात्रा में है सर वो। प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको, प्रैक्टिकल करके। ठीक है सर करके दिखाते हैं। अब जैसे कि सर ये सेंसर्स हैं, अब सर मैं इनके ऊपर सर एल्कोहल का एक सर वो करूँगा स्प्रे, अगर ये उसे डिटेक्ट कर लेंगे तो सर बजर बच जाएगा। अब सर हम देखेंगे कि सर हमने गैस का स्प्रे किया सर इस पे, सर जैसी सर इसमें लिमिट ऊपर जाती है सर 400 से, सर वहाँ पे सर सेंसर बच जाता है। बिल्कुल, देखिए ये सेंसर जो है ये बच गया है। एक बार और हम चाहेंगे कि आप इसको बजाएं ताकि जो है आवाज़ क्लियर हो सके और हम भी अपने दर्शकों को दिखा सकें। सर 1 मिनट लगेगी सर। हाँ, तो बिल्कुल देखिए ये इस तरह से चार्ज कर रहे हैं और अब यहाँ पर गैस का स्प्रे जो है ये उसको कर रहे हैं, और इस तरफ ये रिसीवर है जहाँ पर मैसेज आएगा कि जो संख्या है वो ज़्यादा हो चुकी है, या गैस की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, आपके दिमाग में कैसे आया कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए? सर डेली न्यूज़पेपर में जब हम सर ये न्यूज़ पढ़ते थे कि सर सीवेज में जाने के कारण सर लोगों की डेथ हो रही है, तो सर हमने इसके बारे में सोचा क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे सर ये प्रॉब्लम थोड़ी ख़त्म हो सके सर, कि किसी तरह लोगों को पहले ही पता लग जाए कि वहाँ पर सर गैस है। और सर हमारे सर ने इसमें सर हमारी बहुत मदद करी थी सर, सुमित प्रजापति नाम है सर उनका। अच्छा, आप बताइए, आप भी साथ रहे हैं, आपका क्या रोल रहा है इसमें? सर इसमें गोल ये है कि जैसे कि हम कोई भी सीवर सफाई होती है उसमें कौन सी गैस पता है, जहाँ पे मतलब रिसाइकल होता है कूड़े को, वहाँ पर चला है कौन सी गैस आ रही है, तो उसके लिए मतलब सेफ्टी पर्पज़ के लिए अच्छा है ये। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस टीम का हिस्सा रहे? सर मेरा इस टीम में इंटरनेट का हिस्सा रहा है, जैसे लैंडमाइंस में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, ग्राफ चेक कराते हैं, उसमें मेरा हिस्सा है। तो बिल्कुल देखिए तीनों लोगों ने मिलकर योगदान दिया है, और कहीं ना कहीं अगर इस प्रोजेक्ट को आने वाली सरकारें ध्यान देती हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि दम घुटने के चलते सफाई कर्मचारियों की मौत होती है, उस पर रोक लग सकती है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। अगली खबर रोहतास जिले से, जहां पर अकोड़ी गाला में के प्रेमनगर मैदान में जमुई सांसद और लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक जनसभा को संबोधित किया। दरअसल स्थानीय नेता सोनू सिंह ने अपने समर्थकों के साथ लोजपा रामविलास पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके लिए मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चिराग पासवान इसी कार्यक्रम में शामिल होने रोहतास पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान बिहार में अराजकता का माहौल होने का आरोप लगाया और सीएम नीतीश कुमार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 17 नवंबर को आरा में अपराध के खिलाफ पदयात्रा निकालने की जानकारी दी। बगल में आप जाके देखिए, हम लोग अभी जाएंगे 17 तारीख को आरा में 9 दिनों में 9 हत्याएं हुई। ऐसा लग रहा है कि हर जिला एक दूसरे से कंपटीशन में है कि हत्या में हम आगे कि तुम आगे। मजाक बना के रख दिया है कानून व्यवस्था का बिहार के प्रशासन ने, और मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार इसीलिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। 9 दिन में 9 हत्याएं। पार्टी के नेता और उनके साथ मैं खुद स्वयं आरा में हम लोग जेपी मूर्ति से हम लोग डीएम ऑफिस तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। बिहार बचाओ मार्च ऐसे ही हम लोगों ने पटना में भी हम लोगों ने किया था। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।